What happened? Getting the voice? Wait for 1 minute. सबको शीट दिखाई दे रही है अटेंडेंस की? यस। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो? 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 All of you are getting the voice? Hello? Yes, sir. Okay. खुशी सिंह, Present, sir. पूजा पटेल, Present, sir. मैत्री पटेल, Present, sir. Present, sir. मैत्री शाह, Present, sir. विश्वा, Present, sir. प्रियांशी, इनमें से कोई आया है? भूमिका, हितेश? यस? नो? ओके। चलो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम।
ठीक है, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे बेटा वर्क एनर्जी पावर में कोलिजन के बारे में। ठीक है, सबको आवाज़ प्रॉपरली आ रही है, स्क्रीन दिख रही है, एक बार चेक कर लोगे? कोई भी दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। ठीक है, कल हम कोलिजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो कोलिजन में हमने देखा अकॉर्डिंग टू टाइप्स, 3 टाइप्स हमने डिस्कस करे थे। पहला हमने इलास्टिक कोलिजन देखा था, ठीक है। फिर हमने इनइलास्टिक कोलिजन देखा था, और तीसरा जो हमने देखा था विच इज कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। तीसरा जो कोलिजन देखा था विच इज योर कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता था? यस, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था बेटा? Sir, your voice is cutting. वॉइस कट हो रहा है? Sir, voice. Yes, sir. अब वॉइस आ रहा है प्रॉपर? एक बार देखो तो जरा। नाउ यू चेक, वॉइस इज कमिंग। नाउ इज इट क्लियर वॉइस? Yes or no? नहीं आ रहा क्या? यस सर। चलो, 3 टाइप के कोलिजन्स हमने कल देखे थे बेटा, ना। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था? नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। इन इलास्टिक कोलिजन में देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड कंप्लीटली इन इलास्टिक बॉडी स्टिक टुगेदर। ठीक है, दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ चिपक जाती थी। ऑब्वियसली एनर्जी का लॉस तो इधर भी होता था। तो 3 टाइप के कोलिजन हमने इस तरह से डिस्कस किए। उसके बाद हमने टकराने के बेसिस पे भी 2 टाइप्स इसके बताए थे कि या तो आपका हेड ऑन कोलिजन होगा, मतलब 1D मोशन में अगर आपके 2 ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं तो हेड टू हेड कोलिजन होता था। अगर 1 डायमेंशन में कोई ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रही है तो वो आपका हेड टू हेड कोलिजन होता था। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट आपका 1D में ही टकराए। हो सकता है आपका एक ऑब्जेक्ट इधर है, एक ऑब्जेक्ट इधर है ना। इस तरह से टकराने के बाद फिर किसी एंगल पे जा रही है, ये भी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो ये आपका 2D कोलिजन हो जाता था। बात समझ आ रही? तो ये डिफरेंट टाइप्स कल हमने डिस्कस करे थे, है ना। 1D कोलिजन, इट इज ऑल्सो नोन एज हेड ऑन कोलिजन। 2D कोलिजन, इट इज ऑल्सो नोन एज योर ऑब्लिक कोलिजन। फिर मैंने आपको 2 कंसेप्ट्स बताए थे। पहला कंसेप्ट था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। 2 कंसेप्ट्स कल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। वन इज योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड अनदर इज योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वन इज मोमेंटम इक्वेशन, अनदर इज योर एनर्जी इक्वेशन। तो हम लोग कब कह सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होगा? इन विच टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व?
वेदर इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, कौन से कोलिजन में आपके मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता था इन तीनों में से? एनी वन ऑफ यू? कौन से टाइप में बेटा हमारा मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता था? मोमेंटम जो कंजर्व होता था कौन से टाइप ऑफ कोलिजन में कंजर्व होता था? कल की क्लास में ही हमने डिस्कस किया था। घर पे पढ़ाई करते हो कि नहीं करते? जल्दी से बताओ। यस, मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है कौन से टाइप में होता था? इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। विच टाइप ऑफ कोलिजन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कल ही मैंने आपको ये बात बताई थी। यस, कोई भी नहीं बता रहा? वेरी बैड। ऐसा आंसर नहीं देना बेटा, दिस इज नॉट द वे। कल मैंने आपको बताया था मोमेंटम कंजर्वेशन यू कैन अप्लाई इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन, एनी टाइप ऑफ कोलिजन। एनर्जी इक्वेशन भी देखो, इक्वेशन दोनों ही हम हर तरह के कोलिजन में लगाएंगे, लेकिन मोमेंटम कंजर्व कहां पे रहेगा? मोमेंटम जो आपका कंजर्व रहेगा वो हर सिचुएशन में रहेगा, चाहे आपका इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, चाहे आपका कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन हो। तीनों कंडीशन में मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बट एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ पे कंजर्व होगी? इट विल बी कंजर्व ओनली इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में ही आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट्स हम कल डिस्कस कर चुके थे। अब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट केसेस में अप्लाई करेंगे। पहले मैं 1D कोलिजन की बात कर रहा था, तो 1D कोलिजन में मैंने आपको दो टाइप्स एक्सप्लेन किए थे। 1D कोलिजन में पहला तो आपका कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है ना। 1D कोलिजन में भी कैटेगरी होती है। जैसे 1D कोलिजन में पहला टाइप हमने देखा था कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता था? दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ चिपक जाती थी, है ना। जैसे ही इम्पैक्ट होता था एक बॉडी दूसरे से टकराती थी। सपोज करो ये रेस्ट पे है, ये कुछ वेलोसिटी v से जा रही। यस बेटा, वॉइस नहीं आ रहा? नो वॉइस? किस किस को वॉइस नहीं आ रहा जल्दी से बताओ। इट्स कमिंग क्लियरली। बाकियों का क्या हाल है? सबको तो आ रहा है बेटा, मैत्री पटेल तुमको ही खाली नहीं आ रहा है। सबको आवाज आ रहा है। एक बार अपना चेक करो बेटा, नेटवर्क चेक करो। एक बार नेटवर्क चेक करो बेटा, वॉइस आएगा। ठीक है। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में हम क्या देखते थे? दो बॉडीज टकराने के बाद एक दूसरे को चिपक जाती थी, है ना, और फिर दोनों किसी कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करने लगती थी। तो फिर हमने सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। मोमेंटम कंजर्वेशन सेज दैट इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका? m1 v1। इनिशियली ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो इसका कुछ इनिशियल मोमेंटम नहीं होगा, विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2। फाइनली दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके सेम वेलोसिटी के साथ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लगाया। देन वी विल अप्लाई द एनर्जी इक्वेशन। सेकेंडली वी हैव टू अप्लाई द एनर्जी इक्वेशन। अब एनर्जी इक्वेशन कैसे लगाएंगे? एनर्जी इक्वेशन आप लगाओगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके पास? हाफ m vi स्क्वायर, हाफ m1
VI²। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जब दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके साथ में मूव करने लगेंगे, विच इज़ हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू V²। ठीक है, तो देखो एनर्जी का लॉस तो यहाँ भी होगा क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, इट इज़ नॉट इलास्टिक कोलिजन। सो एनर्जी का लॉस हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, है ना, मतलब जितना चेंज होगा वही आपका लॉस होगा ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमेशा फाइनल से ज़्यादा होती थी, क्यों? क्योंकि टकराने के बाद ऑब्वियसली एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लॉस ऑफ एनर्जी, और इसी लॉस ऑफ एनर्जी को हम डिनोट करते थे डेल्टा के ई से, विच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी आपके इन इलास्टिक कोलिजन की। इसमें एक और केस पॉसिबल हो सकता है जब आपका कोलिजन कंप्लीटली जो है वो इलास्टिक हो। ठीक है, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन। तो कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन की क्या कंडीशन है, ये तो मैंने डिस्कस किया है, जब आपका मोशन कंप्लीटली इन इलास्टिक होगा, है ना। अगर आपका मोशन कंप्लीटली इलास्टिक है, अगर आपका मोशन कैसा है, कंप्लीटली इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा? देखो, इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है कि मोमेंटम तो कंजर्व होता ही होता है, एनर्जी भी कंजर्व होती है ना। तो पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट आपका m1 है, ये ऑब्जेक्ट आपका m2 है। ठीक है, बात समझ आई? फिर ये इससे टकराया, और टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके चलने लगे। ठीक है, इनिशियली सपोज करो रेस्ट पे था और ये मूव कर रहा, टकराने के बाद m1 कुछ अपनी v1 वेलोसिटी से चलने लगा और m2 कुछ अपनी v2 वेलोसिटी से चलने लगा। ठीक है, इनिशियली ये m1 जो है वो u1 वेलोसिटी से चल रहा। तो अगेन यू कैन कंजर्व द मोमेंटम। कंप्लीटली इलास्टिक है तो देखो कैसे कंजर्व करोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन तो आप लगा ही दोगे। कैसे लगाओगे? इनिशियल मोमेंटम विच इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब ये मेरे ख्याल से हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दिस इज योर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इसका? देखो, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m1 u1 प्लस इसका, तो ये रेस्ट पे आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, दिस विल बी योर फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो दिस इज योर मोमेंटम कंजर्वेशन। सेकेंडली वी हैव टू अप्लाई द एनर्जी इक्वेशन। तो अब एनर्जी इक्वेशन कैसे लगाएंगे? तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लगाएंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर विच इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी which is equal to final kinetic energy because it is elastic collision. So you can write half m1 v1 square plus half m2 v2 square. अब देखोगे हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स, so you will get this second equation. So अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम जो भी हमें वैल्यू चाहिए v1 और v2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। v1 का वैल्यू और v2 का वैल्यू कितना होगा? वी हैव टू इक्वेशंस एंड वी हैव टू वेरिएबल्स। देखो, m1 हमें पता है, u1 हमें पता है, m1 पता है, m2 पता है, m1 पता है, m1 पता है, m2 पता है। तो वेरिएबल क्या है हमारे पास? वी हैव ओनली टू वेरिएबल्स, v1 एंड v2, v1 एंड v2। इफ टू वेरिएबल्स एंड टू इक्वेशंस, we can easily solve and get the value of v1 and v2. Getting it? We can easily get the values of v1 and v2. So ये तो हमने वन डायमेंशनल मोशन में बात करी। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे केसेस बन सकते हैं। सपोज करो आपका m1 मास और m2 मास दोनों सेम हो, है ना। अगर m1 m2 दोनों सेम होंगे तो डिफरेंट केसेस बन जाएंगे, मतलब आपकी इक्वेशन और छोटी होती जाएगी, है ना। m1 और m2 अगर आपके सेम हो गए, है ना, दोनों मासेस अगर आपके इक्वल हो गए, तो फिर आप कुछ नहीं, इस इक्वेशन में क्या करोगे, m1 और m2 की जगह पे सब जगह पे m1 पुट कर दोगे, है ना। तो जैसे ही आप m1 पुट करोगे तो देखो क्या होगा, इस इक्वेशन में क्या चेंज हो जाएगा।
अगर सपोज करो आपके मासेस इक्वल हो गए तो ये m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। आपका इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन में देखो, अगर m1 m2 सेम हो जाएंगे तो यू विल गेट u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से u1 की वैल्यू आप ऊपर से पुट कर दोगे, इसमें u1 का वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो यू विल गेट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 विच इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब देखो ये दो पार्ट तो यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो v1 v2 का प्रोडक्ट आपको 0 मिल जाएगा। v1 v2 का प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, v1 v2 का प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, है ना। v1 और v2 का प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब इनमें से कोई एक 0 हो सकता है, अगर कोई एक भी 0 होगा तो भी आपका इक्वेशन 0 हो जाएगा। आपको ऐसा इक्वेशन मिला ना 2v1 v2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर v1 0 होगा तो भी इक्वेशन 0 हो जाएगा, v2 0 होगा तो भी इक्वेशन 0 हो जाएगा, और v1 v2 दोनों ही 0 होगा तो भी इक्वेशन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन असल में होता क्या है इस टाइप के केस में, जब आपका प्योर इलास्टिक कोलिजन होता है, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन होता है और दोनों मासेस सेम होते हैं, तो होता क्या है, जैसे कि ये वाला मास इससे जब टकराता है ना तो ये रेस्ट पे आ जाता है ना। ये वाला मास जो होता है v1 0 हो जाता है, v1 0 हो जाता है, मतलब v1 आपका रेस्ट पे आ जाएगा और v2 आपका आगे मूव करने लगेगा। ठीक है, उतनी स्पीड से जितनी स्पीड इसने यहाँ पे दी उतनी स्पीड से आगे बढ़ने लगेगा। बात समझ आ रही है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, और दोनों का मास भी सेम है। अब ये रेस्ट पे है और ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जैसे ही ये इसको टक्कर मारेगा तो ये वाला आगे चलने लगेगा, सेकंड वाला मास आगे चलने लगेगा और फर्स्ट वाला आके इसकी जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला रेस्ट पे आ जाएगा, सेकंड वाला उतनी वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगेगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ है ना। तभी यहाँ पे हमें दोनों का प्रोडक्ट, वेलोसिटीज का प्रोडक्ट 0 मिल रहा है, मतलब दोनों में से किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। अब v2 तो 0 हो नहीं सकता ना, v2 तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट मास सेकंड मास को टकराएगा तो ऑब्वियसली वो तो कुछ वेलोसिटी से आगे जाएगा ही, तो 0 किसको होना पड़ेगा, v1 को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन में जो पहला मास है वो रेस्ट पे आ जाएगा और सेकेंड मास मूव करने लगेगा। बात समझ आ रही है। तो अगर आप यहाँ से इस इक्वेशन से ये भी समझ सकते हो, तो देखो सारा का सारा जो आपका कंसेप्चुअल है वो यही है कि कुल मिला के आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, वन इज़ योर मोमेंटम इक्वेशन एंड अनदर इज़ योर एनर्जी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से ही हम जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व करते हैं। अब आपको मैंने बोला था एग्जाम्पल नंबर 6.12 एक बार ट्राई करना। 6.12 किसी ने ट्राई किया था? एग्जाम्पल नंबर 6.12 जो है आपका 6.12 एक बार आप होमवर्क में ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे टाइप ऑफ कोलिजन पे, दैट इज योर कोलिजन इन 2 डायमेंशन। कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अभी हमने 1 डायमेंशन के कोलिजन की पूरी बात कर ली, अभी हम 2 डायमेंशन के कोलिजन की बात करेंगे कि 2D में किस तरह से कोलिजन होता है। ठीक है, तो 2D में जब ऑब्जेक्ट कोलाइड होते हैं, जैसे कि सपोज करो ये आपका मास है m1 और ये आपका मास है m2। अभी m2 जो मास है आपका इनिशियली रेस्ट पे और m1 मास कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे ही इसको टकराता है, टकराने के बाद m1 कहीं इधर चला जाता है, m2 कहीं इधर चला जाता है। सपोज करो m1 आपका इधर चला गया और m2 आपका इधर चला गया।
लेट से यहाँ से एंगल जो बन रहा है, सपोज करो दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2. सो आई कैन से दैट दिस इज अ 2 डायमेंशनल मोशन. अगर आप यहाँ पे एक्सेस प्लॉट करो, सो दिस इज योर y एक्सेस एंड दिस विल बी योर x एक्सेस. सो दिस इज योर केस ऑफ 2D कोलिजन. ठीक है, तो m1 सपोज करो यहाँ पे v1 वेलोसिटी से जा रहा है और m2 सपोज करो यहाँ पे v2 वेलोसिटी से जा रहा है. तो जैसे ये ऑब्जेक्ट्स आपके मूव करने लगेंगे, है ना, तो सबसे पहले तो हम मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे. मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाओगे आप? मोमेंटम कंजर्वेशन में आपको देखो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका? इनिशियली तो सेकेंड वाला मास आपका रेस्ट पे है और फर्स्ट वाला मास मूव कर रहा है, तो यू विल राइट इनिशियल मोमेंटम इज m1 इंटू यू एंड फाइनल मोमेंटम विल बी, फाइनल मोमेंटम देखो 2 डायरेक्शन में होगा, है ना. x डायरेक्शन में हम पहले ले रहे हैं, तो x डायरेक्शन में क्या होगा? m1 v1 cos थीटा, m1 v1 cos थीटा 1, और इसका क्या हो जाएगा? m2 v2 cos थीटा 2, m2 v2 cos थीटा 2. अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? देखो v2 के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे ना, v2 cos थीटा 1, v2 cos थीटा 2. ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसके साइन कंपोनेंट्स आएंगे. तो साइन कंपोनेंट्स को आप ऐड करोगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसका मोमेंटम क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोमेंटम क्या है? इनिशियल 0 है ना. इनिशियली तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही नहीं मूव कर रहा ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है. तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0. तो आई विल राइट हियर इन वर्टिकल डायरेक्शन दिस इज द इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. वर्टिकल डायरेक्शन यू कैन से इनिशियल मोमेंटम है 0. तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2. माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये v2 sin थीटा 2 वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, सो यू विल गेट 2 इक्वेशंस फॉर 2 डिफरेंट डायरेक्शंस. अभी तक हम क्या करते थे? मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है वो एक ही डायरेक्शन में लगाते थे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट 1D में मूव करता था, 1D में मूव करता था ना. अब 2D में मूव कर रहा है, तो हमें दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम का इक्वेशन लगाना पड़ेगा. तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया x एक्सिस पे, फिर हमने वर्टिकल डायरेक्शन पे लगाया y एक्सिस पे. ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में हमने मोमेंटम का इक्वेशन को अप्लाई किया. बात समझ आई? सिमिलरली हम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन भी इस तरह से ही अप्लाई करेंगे. काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका? काइनेटिक एनर्जी तो आपका सेम रहेगा ना. काइनेटिक एनर्जी भी आपका देखो इनिशियली जो एनर्जी होगी इसके पास हाफ m1 u² होगी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कोई डायरेक्शन का कंसिडरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो तो एनर्जी है ना. तो इनिशियल एनर्जी इसके पास कितनी होगी? हाफ m1 u², और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2². तो एनर्जी में आप कोई भी कंपोनेंट नहीं लोगे, लेकिन मोमेंटम का जो इक्वेशन लगाओगे आप दोनों डायरेक्शन में लगाओगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लगाओगे और वर्टिकल डायरेक्शन में भी लगाओगे. अब इसी के बेस पे आपका जो एग्जाम्पल नंबर 6.13 दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6.12 जो है वो 1D मोशन का है, मतलब 1D मोमेंटम का है और 1D कोलिजन का है. और एग्जाम्पल नंबर 6.13 जो है वो 2D कोलिजन का एग्जाम्पल दिया हुआ है. आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या फिर मुझे लगता है मैं अकेले ही बोलता जा रहा हूँ? यस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? यस और नो? यस सर. चलो एग्जाम्पल नंबर 6.13 देखेंगे सब. मैं अभी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ. एग्जाम्पल नंबर 6.13 देखो. कंसिडर द कोलिजन डेपिक्टेड इन फिगर 6.10. सब लोग फिगर नंबर 6.10 देखेंगे. फिगर नंबर 6.10 अपनी अपनी बुक में देखो. इस तरह का आपको फिगर बना होगा. m1 v1 i, ठीक है, दिस इज योर x एक्सिस
दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपका m2 मास है, और फाइनली ये m1 इस तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v1f, और m2 इस तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v2f, ठीक है। तो हमें ये फिगर को कंसिडर करना है at an angle of θ1 at an angle of θ2, ठीक है। कंसिडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन फिगर 6.10 ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स। दो बिलियर्ड की बॉल्स दी हुई हैं, जो आप पूल खेलते हो ना, पूल टेबल आपने देखा होगा, इस तरह की दो बॉल्स हैं वहाँ पे, of two equal masses, means the condition is given m1 is equal to m2, it is given. The first ball is called the Q while the second ball is called the target ball. ये जो फर्स्ट बॉल है हमारी Q बॉल है, जिससे हम टारगेट को हिट करते हैं, एंड दिस इज अवर टारगेट बॉल। अगर आपने पूल का मैच देखा है या फिर कभी खेला है मोबाइल पे, तो आपको पता होगा Q बॉल इज यूज्ड टू हिट द टारगेट, ठीक है। Q बॉल का कलर कौन सा होता है, किसी को पता है? अगर थोड़ा बहुत भी पूल का मैच देखा हो तो आपको पता होगा। यस, व्हाट इज द कलर ऑफ क्यू बॉल? वाइट। वाइट, वेरी गुड। क्यू बॉल का कलर क्या होता है? वाइट। वाइट बॉल से आप सारी बॉल्स को हिट करते हो ना, तो हमें क्या करना है, वाइट बॉल से हम इस बॉल को हिट करेंगे और इसको टारगेट में पॉट करेंगे, है ना। मतलब जहाँ पे होल होता है वहाँ पे हमें इसको पॉट करना है, सिंक में, है ना। प्लेयर वांट्स टू सिंक द टारगेट बॉल इन द कॉर्नर पॉकेट, है ना। तो कॉर्नर वाले पॉकेट में उसको डालना चाहता है, ये कॉर्नर पे जो पॉकेट है यहाँ पे गई, ठीक है। एट एन एंगल θ2 इज इक्वल टू 37, अच्छा इस वाले कॉर्नर पे डालना चाह रहा है। θ2 हमें कितना दिया हुआ है? 37 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। Assume that the collision is elastic and the friction and rotational motion are not important. Obtain the value of θ1. θ1 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, θ1 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। हमें ऐसा मान के चलना है कि ये जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा, ठीक है। कोलिजन विल बी इलास्टिक एंड द फ्रिक्शन एंड रोटेशनल इफेक्ट्स आर नेग्लेक्टेड। उन सबको नेग्लेक्ट करते हुए हमें आगे चलना है, ठीक है। बात समझ आई? यस। तो सबसे पहले हम मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या बोलता है, हमें बताओ। मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या बोलता है हमको? यस, है ना। देखो, जैसे ही आपका क्यू बॉल इससे टकराएगा टारगेट, ये वाले टारगेट बॉल से, तो टारगेट बॉल हमारा इधर जाना चाहिए, यहाँ पे आपका होल होगा, वहाँ पे आपका टारगेट बॉल पॉट हो जाएगा, और क्यू बॉल जो है आपका इधर निकल जाएगा। तो हमें टारगेट बॉल का तो एंगल दे रखा है विच इज 37 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द एंगल फॉर दिस क्यू बॉल, है ना। क्यू बॉल के लिए हमें एंगल फाइंड करना है। तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, वही कंसेप्ट आप लगाओगे। पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे एक्स डायरेक्शन। तो पहले आप एक्स डायरेक्शन के लिए मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाओगे, तो लिखोगे m1 v1 m1 v1i which is equal to m1 v1f cos θ1 plus m2 v2f cos θ2 मतलब cos 37। पहले x डायरेक्शन में लगाओ। y डायरेक्शन में आपका जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है, तो यू विल डायरेक्टली राइट इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन इज 0, तो यू विल राइट m1 v1f sin θ1 प्लस माइनस m2 v2f sin 37 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसके साथ कंडीशन भी दी हुई है कि सबके मासेस सेम है, दोनों बॉल्स के मासेस सेम है, और मासेस सेम होने के अलावा ये कोलिजन कैसा, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की क्या कंडीशन होती थी कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी,
हाफ m1 v1 I square which is equal to final kinetic energy half m1 v1 f square plus half m2 v2 f square। तो m1 m2 तो आपका सेम है, देखो वो कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन से आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा v1 I स्क्वायर इनिशियल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू v1 f स्क्वायर प्लस v2 f स्क्वायर। ये आपकी एक इक्वेशन हो जाएगी, है ना। दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमें यहाँ से मिली x डायरेक्शन से, दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिली, और तीसरी इक्वेशन हमें काइनेटिक एनर्जी से मिली। ठीक है, अब देखा जाए तो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, हमें m1 m2 तो पता है, दोनों सेम है ना। तो देखो सेकंड इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। तो पहले सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, m1 v1 f sin theta 1 which is equal to m2 v2 f sin 37। अब देखो m1 m2 सेम दे रखा है तो कैंसिल हो जाएगा, तो v1 और v2 f में आपको एक रिलेशन मिलेगा, v1 f sin theta 1 इज इक्वल टू v2 f sin 37 कितना होता है बताओ ज़रा, विच इज़ 3/5। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। ठीक है, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन को देखें ज़रा सिंप्लीफाई करके, कुछ सिंप्लीफाई होगा, खाली m1 से m2 कैंसिल हो जाएगा बस, और कुछ सिंप्लीफिकेशन। You can write v1I is equal to v1f cos theta 1, v1I is equal to v1f cos theta 1 plus v2f cos 37। cos 37 is your 4/5। ठीक है, यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है इसको, है ना। तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई है, v1I v1f और v2f। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 1। तो थीटा 1 का वैल्यू हमें निकालना है, थीटा 1 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, थीटा 1 का वैल्यू कितना होगा, बात समझ आई। तो v1I का वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे ना इस इक्वेशन में, यहाँ से v1I का वैल्यू पुट कर दोगे, और v1f का वैल्यू भी आपको पता है, v1f का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपका एक ही टर्म्स में सब कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, v1f और v2f के टर्म्स में। ठीक है, बात समझ आ रही है। यस, अब तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई करके देखना एक बार, इक्वेशन 1, 2 और 3 को सॉल्व करके देखना कि आपका थीटा 1 का वैल्यू 53 डिग्री आ रहा है। यू हैव टू चेक दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। एक बार चेक करके देखना क्या 53 डिग्री आ रहा है इसका वैल्यू। तो आज के होमवर्क में आप ये दो क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से, एक तो आपका एग्जाम्पल नंबर 12 6.12 और एग्जाम्पल नंबर 6.13, दोनों एग्जाम्पल्स एक बार खुद से ट्राई करना। इसके अलावा आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखोगे, एक्सरसाइज में सारे नहीं करने, सिर्फ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एडिशनल छोड़ देना, है ना। एडिशनल के अलावा आप जितने भी क्वेश्चंस है वो ट्राई कर लेना। कल संडे का दिन है आपके पास, तो एनसीईआरटी का पूरा टारगेट लेके चलो आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 23 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और ये दो एग्जाम्पल्स। कल संडे का दिन पूरा बैठ जाना और इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर देना, फिर जो डाउट्स रहेंगे हम मंडे को देखेंगे। ठीक है, एवरीवन गॉट दिस, यस और नो? Yes.
ठीक है, Yes, sir. चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट ऑन मंडे।